नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। कल्पना कीजिए, जिस देश को दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगभग निहत्था कर दिया गया था, जिसे अपने संविधान में यह लिखना पड़ा कि वह कभी युद्ध शुरू नहीं करेगा, वही जापान आज अपनी रक्षा शक्ति तेजी से बढ़ा रहा है, हथियार निर्यात की तैयारी कर चुका है और भारत के साथ ऐसी साझेदारी बना रहा है जिससे पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल सकता है। सवाल यह है कि आखिर 80 साल बाद ऐसा क्या बदल गया? जापान को अपनी पुरानी सोच से बाहर क्यों निकलना पड़ा? और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है? आइए पूरे विषय को शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, अगर हम इतिहास में जाएं तो 1945 से पहले जापान दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्तियों में गिना जाता था। उसकी नौसेना, वायुसेना और सेना ने कोरिया, मंचूरिया, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर के कई द्वीपों तक अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना बर्मा होते हुए भारत की सीमा तक पहुंच गई थी और इम्फाल के मोर्चे तक लड़ाई हुई थी। लेकिन 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद युद्ध की दिशा बदल गई। फिर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। यहीं से जापान का नया दौर शुरू हुआ। अमेरिका ने जापान में अपने सैन्य अड्डे स्थापित किए। 1947 के संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत जापान ने यह स्वीकार किया कि वह केवल आत्मरक्षा के लिए सीमित सैन्य क्षमता रखेगा। हथियारों का निर्माण भी मुख्य रूप से अपनी सुरक्षा तक सीमित रहेगा और लंबे समय तक हथियारों के निर्यात पर भी रोक रही। करीब 8 दशकों तक जापान की सुरक्षा का बड़ा हिस्सा, बड़ा दारोमदार अमेरिका के भरोसे चलता रहा, जबकि जापान अपनी अर्थव्यवस्था और उद्योगों को मजबूत बनाने में लगा रहा। लेकिन दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती दोस्तों। समय के साथ चीन की सैन्य शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ा। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण करने लगा। ताइवान को लेकर भी हालात पहले से अधिक संवेदनशील हो गए। जापान को महसूस होने लगा कि केवल पुराने सुरक्षा मॉडल पर निर्भर रहना अब पर्याप्त नहीं है, उचित नहीं है। इसी सोच के साथ साल 2022 जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। टोक्यो ने रक्षा बजट को बढ़ाकर जीडीपी का लगभग 2% करने का निर्णय लिया। लंबी दूरी की मिसाइलें, आधुनिक ड्रोन, नए युद्धपोत और अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसे कई बड़े कार्यक्रमों पर तेजी से काम शुरू हुआ। ब्रिटेन और इटली के साथ मिलकर नए स्टील्थ फाइटर प्रोजेक्ट पर भी जापान आगे बढ़ा। लेकिन जापान को असली झटका तब लगा जब पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ा और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा। जापान का अधिकांश तेल खाड़ी देशों से आता है। युद्ध के दौरान उसे यह एहसास हुआ कि संकट की घड़ी में हर स्थिति में अमेरिका पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा, उचित नहीं रहेगा। अमेरिका ने अपने कई सैन्य संसाधनों को दूसरी दिशा में स्थानांतरित कर दिया और जापान ने पहली बार गंभीरता से आत्मनिर्भर सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत महसूस की। साथियों, यहीं से भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जुलाई 2026 में जापान की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा केवल एक औपचारिक दौरा नहीं थी। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को नई दिशा देने पर सहमति जताई। भारतीय नौसेना के लिए आधुनिक तकनीक वाले संयुक्त प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की घोषणा हुई। इसके साथ ही विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। रक्षा के अलावा सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सप्लाई चेन, दवाइयाँ, क्लीन एनर्जी और हाई स्पीड रेल जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण विषय
रक्षा तकनीक है। जापान ने संकेत दिया कि जिन क्षेत्रों में उसके पास अत्याधुनिक तकनीक है वहां भारत के साथ सहयोग बढ़ाया जाएगा। जापान की प्रमुख रक्षा कंपनियां मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज और IHI दुनिया की अग्रणी रक्षा कंपनियों में गिनी जाती हैं। ये कंपनियां लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां, जेट इंजन और कई आधुनिक सैन्य प्रणालियां बनाती हैं। भारत के लिए इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल हथियार खरीदना नहीं बल्कि भारत में उनका निर्माण और नई तकनीक विकसित करना है। हमारा मकसद बड़ा है। जेट इंजन तकनीक हो, अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान हो, आधुनिक नौसैनिक प्लेटफॉर्म हो या मिसाइल तकनीक। यदि इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ता है तो भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बड़ी मजबूती मिल सकती है। इसी बीच अप्रैल 2026 में जापान ने अपने ऊपर वर्षों से लागू हथियार निर्यात संबंधी प्रतिबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव किए और इसका अर्थ है कि अब जापान अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में पहले से कहीं अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेगा, ज्यादा खुलकर खेल सकेगा। यही बदलाव चीन की चिंता का कारण भी बन रहा है। बीजिंग पहले ही भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात, इंडो पैसिफिक में भारत की सक्रिय भूमिका और क्वाड जैसे मंचों पर बढ़ते सहयोग को ध्यान से देख रहा है। ऐसे में यदि भारत और जापान रक्षा तकनीक तथा सैन्य सहयोग को और गहरा करते हैं तो चीन स्वाभाविक रूप से अपने रणनीतिक वातावरण में एक नए समीकरण के रूप में देखेगा। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि हर रक्षा साझेदारी का उद्देश्य युद्ध नहीं होता। कई बार मजबूत सहयोग का सबसे बड़ा परिणाम यही होता है कि संघर्ष की संभावना कम हो जाती है क्योंकि संतुलन बना होता है। आज भारत और जापान के रिश्ते केवल दो देशों की दोस्ती तक सीमित नहीं है। यह भरोसे, तकनीक, उद्योग, समुद्री सुरक्षा और भविष्य की रणनीति का साझा दृष्टिकोण बनते जा रहे हैं। एक समय था जब जापान को अपनी सैन्य शक्ति सीमित रखने के लिए मजबूर किया गया था। आज वही जापान अपनी नई भूमिका तय कर रहा है और भारत उसके सबसे भरोसेमंद साझेदारों में दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वर्षों में यह सहयोग केवल समझौतों तक सीमित रहता है या वास्तव में भारत को एशिया के प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्रों के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाता है। क्या आपको लगता है कि जापान को अपने संविधान के अनुच्छेद 9 में और बदलाव करने चाहिए? और क्या भारत जापान की यह साझेदारी इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन को नई दिशा दे सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।